हाँ दक्ष अग्रवाल बोल भी। So, performance of contract appropriation of payment. बिल्कुल सही। चैप्टर का नाम है सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसमें एक लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। क्या टॉपिक था कि सर यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से एक से ज्यादा डेट्स लिए हुए हैं और मिस्टर एक्स रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन से वाले डेट के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट किया जाएगा? टॉपिक याद आया नितिन? हाँ सर। ठीक है। तो ये जब तक नाम नहीं आएगा ना अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, तब तक नंबर ना मिलने वाले हैं। ठीक है। तो कारण समेत टॉपिक समेत अपने को बताना रहेगा, फ्लो में बताना पड़ेगा। यदि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो कि सर इसका पहला रूल है, या तो मिस्टर एक्स ने बता दिया तो उसके खिलाफ एडजस्ट करोगे उस वाले डेट के अगेंस्ट। यदि एक्स ने नहीं बताया तो वाई जिस भी डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है, चाहे वो टाइम बार डेट ही क्यों नहीं हो, बस डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तीसरा रूल ये भी नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा था सर, जो टाइम पीरियड के हिसाब से पहले लिया हुआ है, चाहे वो टाइम बार्ड ही क्यों नहीं हो, उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, दो डेट सेम डेट को लिए हुए तो फिर क्या? और फिर तो सर प्रोपोर्शनेटली दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, आंसर तो सही है, हाँ सर किया जा सकता है प्रोपोर्शनेटली। लेकिन इस तरीके से फ्लो में आके समझाओगे तब तो नंबर मिलेगा, नहीं तो यार पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए भाई। M owes money to N under a contract. It is agreed between M, N, and O that N shall henceforth accept O as his debtor instead of M. State whether N can claim payment from O. देखो, एम ओज मनी टू एन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर एम को एन को पैसा देना था एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। इट इज एग्रीड बिटवीन एम एंड एन ओ, तीनों के बीच में एग्री होता है एम एन और ओ के बीच में, दैट एन शेल हेंसफोर्थ एक्सेप्ट ओ एज हिज डेटर। एन हट जाएगा, सॉरी एम हट जाएगा और उसकी जगह ओ ले लेगा और वो एन को डेट चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तीनों के बीच में एग्री होता है। स्टेट वेदर एन कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम ओ। सर क्या अब ये इससे पैसे मांग सकता है? हाँ सर मांग सकता है, मांग तो सकता है, पर लिखोगे क्या? सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में नोवेशन। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में एग्रीमेंट से डिस्चार्ज हो गया पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट विच वाज बिटवीन एम एंड एन। यस सर। नोवेशन में क्या होता है सर? नोवेशन का एन जो होता है वो न्यू के लिए बताया था मैंने आपको, कि सर ऐसे याद रखना, न्यू। न्यू क्या? या तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटके नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा बिटवीन द सेम पार्टीज एम एंड एन, या फिर कोई भी एक पुरानी पार्टी रह जाएगी और एक पार्टी चेंज हो जाएगी और उनके बीच में वही एग्रीमेंट कैरी ऑन हो जाएगा। तो सर ये हो जाता है नोवेशन। तो यही हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, नोवेशन ही हो रहा है यहाँ पर। यस, तो इस तरीके से क्या अब ये एन ओ से मांग सकते हैं? हाँ सर मांग सकता है नोवेशन। डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट, ये काम आ रहा है। ठीक है। यही तो चीजें हैं जो याद रखनी है। करंट फारिया, दिमाग में कोई और आंसर आ रहा था क्या? फारिया जी बोलिए। नहीं, यही इनोवेशन का था। हाँ, अब नहीं आ रहा होगा तो भी अब नोवेशन ही बोलेगा ऐसा? नहीं नहीं। हम्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भैया ये नोवेशन सबको समझ में आया? पूंजी महक, सुहान गोयल। हाँ सर। हम्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 चालू कर भाई। The famous singer Lady Gaga agreed with Mr. B to hire for rent his music hall for her live music concert on the 31st January. The music hall caught fire and was destroyed before the specified date of the program. State briefly the legal position in light of the Indian Contract Act 1870. 72। लेडी गागा ने मिस्टर बी के साथ में एग्रीमेंट बनाया, मुझे आपका हॉल किराए पे चाहिए भाई परफॉर्मेंस के लिए 31 दिसंबर को। तो लेडी गागा एंड मिस्टर बी, लेडी गागा क्या करती है? गाना गाती है, इसलिए गागा नाम पड़ गया। ठीक है।
ऐसा नहीं है, हो उसका नाम ही गागा है। चलो, तो अब सर है ना, हॉल किराए पे लेने की बात हो गई, 31 दिसंबर की बात हो गई, आ रही है 31 दिसंबर, पता पड़ा 26 दिसंबर को ही हॉल में आग लग गई। तो सर अब ये क्या क्या होगा इसका? सर ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, किसमें कन्वर्ट हो गया रे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी हो चुका है, अब अभी परफॉर्म भी नहीं किया जा सकता। तो सर द कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर वन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को क्या कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो सकता सर। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ भाई। Akhilesh entered into an agreement with Shekhar to deliver him 5,000 bags to be manufactured in his factory. The bags could not be manufactured because of strike by the workers, and Akhilesh failed to supply the said bags to Shekhar. Decide whether Akhilesh can be exempted from the liability. सर मेन बात क्या पकड़नी है अपने को यहाँ पर? स्ट्राइक, एक वर्ड आ रहा है ना, द बैग्स कुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक बाय वर्कर्स। अपन ने एक बात पढ़ी है, कैन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? क्या स्ट्राइक और लॉकआउट को अपन नॉन परफॉर्मेंस के लिए एक्सक्यूज जैसे यूज कर सकते हैं? सर बाय डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज। हाँ, यदि वैसे बाय डिफॉल्ट तो नहीं लिया जा सकता इसको एक्सक्यूज, ठीक है। लेकिन अखिलेश और शेखर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय यदि लिख दिया था कि अखिलेश ने कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन कर दिया था कि हाँ मैं किसी कारणवश यदि स्ट्राइक हो गई या लॉकआउट हो गया मेरी फैक्ट्री में और मैं ये सप्लाई नहीं कर पाया, तो आप मेरे को एक्सक्यूज करेंगे, ब्रीच नहीं हो, ब्रीच जैसे ट्रीट नहीं करेंगे इसको, और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और तो पहले से लिख दिया, देन इट इट कैन बी टेकन एज एन एक्सक्यूज, अदरवाइज इट कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। ठीक है, तो ऐसे पूरे समझा के ये जो कीवर्ड्स है ना, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वगैरह वगैरह, ये सब बताने हैं, तो ही आंसर में नंबर पाओगे। केवल हाँ या ना लिखने पर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Mr. Ramaswamy of Chennai placed an order with Mr. Shah of Ahmedabad for supply of urid dal on 10th November at a contracted price of 40 rupees per kg. The order was for the supply of 10 tons within a month's time, viz. Before 9th December. On 4th December, Mr. Shah wrote a letter to Mr. Ramaswamy stating that the price of urid dal was skyrocketing to 50 rupees per kg and he would not be able to supply as per original contract. The price of urid dal rose to 53 rupees on 9 December, advised Mr. Ramaswamy citing the legal position. टॉपिक का नाम बताओ, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम बताइए। इस बार सुहान गोयल बताएगा। सुहान, टॉपिक का नाम क्या होगा? चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम बता। सर मेरे को मतलब ये किया था याद है, पर इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता। अच्छा, पहले एग्जैक्ट नेम कौन बता सकता है? चलो ये बताओ, बताओ ना यार, एग्जैक्ट नेम टॉपिक किस? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, वेरी राइट। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सर अपन ने सेम क्वेश्चन अलग तरीके से किया हुआ है, फिगर्स और वो सब, ये सब चेंज है कि सर 40 रुपए पे बोला था सप्लाई करने का, डेट सप्लाई की आई, करंट वारिएबल क्या हुआ? तो इसको हम लोग वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से भी देख सकते हैं ना कि वो सपोज डिफिकल्टी वो है। वो आप चाहो तो जरूर जरूर मेंशन करना, उससे आपके नंबर जो थोड़े बहुत भी वो कोई काटने की कोशिश करेगा, उससे आप बचा लोगे खुद को। वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है इस चीज को देखने का। पहला एस्पेक्ट क्या है? एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना वसूल सकते हैं अपन। यस,
पहला तो चैप्टर ये टॉपिक ये हो गया। दूसरा, आप इसमें चाहें तो करण फारिया क्या बोल रहा है कि सर है ना, दाल यदि महंगी हो जाती है तो क्या अपन ये एक्सक्यूज ले सकते हैं कि नहीं महंगी हो गई इसलिए हम परफॉर्म नहीं करेंगे? नहीं सर। सर उसके लिए अपन ने स्पेसिफिकली एक बात पढ़ी, देखो ब्रीच और डैमेजेस और ये सब आप बना लोगे कि सर यदि हमने पहली तारीख को ही जब उसने मना कर दिया था वो 50 रुपए पर किलो चल रही थी, तो हम 50 - 40 10 रुपए प्रति किलो इंटू 10 टन जो भी होता है, 1 टन में जितने भी किलो होते हैं उस हिसाब से अपन डैमेजेस वसूल लेंगे। ये तो हो गया जब अपन ने एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया। यदि अपन ने एक्चुअल ब्रीच 9 दिसंबर तक का वेट किया तो सर उस वो बीच में परफॉर्म करना चाहे तो अपने को परफॉर्म करने देना पड़ेगा। यदि किसी कारणवश दोनों सिटीज के बीच में कुछ ऐसा होता है कि वो ब्रिज टूट गया और वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू हेवी रेन्स, तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर तो आप कुछ भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो अब ये कुछ भी नहीं ले पाएगा। ठीक है। और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ और 9 दिसंबर तक वेट किया, नहीं मैं वेट करूंगा एक्चुअल परफॉर्मेंस का, तो फिर अब प्राइस डिफरेंस क्या होगा? 53 - 40, है ना? इसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। ये तो हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर, सर कमर्शियल हार्डशिप कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज फॉर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये करण फारिया बोल रहा है, सर ये भी मेंशन करना चाहिए, बताओ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कमर्शियल हार्डशिप की दाल महंगी हो गई तो कैन इट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस? नहीं सर। वादा किया जो निभाना पड़ेगा। मैं आपको हर बार ये एक गाना है जिसकी लाइन बोलता हूँ, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, मतलब तुमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा है तो आप ये कह के मना नहीं कर सकते कि मेरे लिए कमर्शियल हार्डशिप है तो मैं नहीं कर सकता, ये महंगा हो गया है। नहीं, तुमने वादा किया है तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो दोनों मेंशन करोगे तो बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं भाई। एक काम करते हैं, सुनो। 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 कल के लिए छोड़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो अपन ने ऑलमोस्ट किया भाई है। चलो, ये 5 क्वेश्चन अपन करेंगे कल, और उसके बाद में अपन कल चालू कर देंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है भाई? फाइन, चलिए मिलते हैं कल। कितनी बजे का रखें भाई, बताओ? कल भी यही टाइम